नमस्कार, मेरा नाम तहसीन अहमद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिसंबर में मेरे चेस्ट में कुछ पेन आया थी। कफ काफ़ी ज़्यादा था, खांसी काफ़ी ज़्यादा था, जिसके लिए मैंने अपने नज़दीकी एक्सरे करवाया। उसमें चेस्ट पे थोड़ी सी पानी की लगा था कि पानी आ गया है। तो हम लोगों ने फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वहाँ पे टैपिंग किया गया था, लेकिन पानी निकल नहीं पाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो गया था। मेडिसिन वहाँ से चला। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी का नाम सुनकर थोड़ा परेशान होने के बाद सेकंड ओपिनियन के लिए हम लोग मेदांता हॉस्पिटल में, मेरे रिलेटिव ने डॉक्टर बिलाल साहब का नाम लिया। हम लोगों ने यहाँ पे आए डॉक्टर बिलाल साहब के पास, अपॉइंटमेंट उनका फिक्स किया। उन्होंने एक्सरे देखा, काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया कि ये बिना सर्जरी का ऑप्शन नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है, कैल्शियम जमा हुआ था चेस्ट में। तो इन्होंने कहा कि आपको एनेस्थीसिया किया जाएगा, जिसके बाद आपका ये सर्जरी होगा। मिस्टर तहसीन हमारे पास इम्पाइमा थोरेसिस नाम की एक बीमारी लेके आए जो कॉमन लैंग्वेज में इम्पाइमा कही जाती है। व्हाट इज इम्पाइमा थोरेसिस या इम्पाइमा थोरेसिस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, हमारे लंग्स के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। वो 2 लेयर की लाइनिंग होती है जो हमारी चेस्ट वॉल के अंदर होती है और लंग्स के ऊपर होती है, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। जब भी इस लाइनिंग का इन्फेक्शन होता है यानी प्लूरा का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे फ्लूइड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एफ्यूजन कहते हैं या प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पानी भरता है और धीरे धीरे वो पानी जो है पस में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि बॉडी इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से वो उस लेयर को थिक कर देती है, यानी प्लूरल थिकनिंग डेवलप हो जाती है। जहां भी प्लूरल थिकनिंग डेवलप होती है तो वो लंग को एक पोजीशन में इंट्रैप कर देती है और वहां पे जो स्पेस जो कि ना के बराबर थी वो एक स्पेस बन जाती है, पोटेंशियल स्पेस, और वहां पे बार बार पस का इकट्ठा होना होता है और लंग के इंट्रैप्ट होने की वजह से लंग फैल नहीं पा रहा होता है, और इसी बीमारी को हम इम्पाइमा थोरेसिस कहते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें, इम्पाइमा थोरेसिस का इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट दवाओं से होता है, या जो पस होता है, फ्लूइड होता है, उसको निकाला जाता है और साथ में दवाएं दी जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इसी से काम बन जाता है, बट कुछ पेशेंट्स जिनमें प्लूरल थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है और लंग इंट्रैप होकर के फंस जाता है और अपनी जगह फैल नहीं पा रहा होता है, तो इन केसेस में हमें उस लेयर को जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसको निकालना होता है, और इस सर्जरी को हम लोग डीकॉर्टिकेशन सर्जरी कहते हैं। यानी लंग के ऊपर एक मोटी सी परत जम जाती है जो कि लंग को अपनी जगह फैलने नहीं देती है, तो उस परत को अगर हम निकाल दें पूरी तरह से तो लंग अपनी जगह पर फैल जाएगा और वो पोटेंशियल स्पेस जो है वो बंद हो जाएगी और वहाँ पर दोबारा फ्लूइड या पस इकट्ठा नहीं होगा। इसको हम डीकॉर्टिकेशन सर्जरी करते हैं, और ये सर्जरी जो है हम दूरबीन के माध्यम से यानी वैट्स वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी के माध्यम से करते हैं, जिसमें 3 छोटे कट से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीटली किया जा सकता है। और यही सर्जरी हमने मिस्टर तहसीन अहमद में की, जिनमें 3 छोटे छोटे कट के माध्यम से उनके जो इंट्रैप्ट लंग था उसको कंप्लीटली क्लियर किया, साथ में जो उनकी जितनी भी एबनॉर्मल थिकन प्लूरा थी वो निकाल दी, एंड सर्जरी से उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड ही डिड क्वाइट वेल आफ्टर दिस सर्जरी। सर्जरी होने के बाद जिस समय सर्जरी हुआ था उस समय मुझे एहसास नहीं था, एनेस्थीसिया दे दिया गया था। सर्जरी 5 से 6 घंटे चला। जब होश आया तो मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में डॉक्टर की पूरी टीम वहाँ पे थी, मेरे रिलेटिव भी आए, मुझसे मिले, लेकिन मैं हल्का हल्का सबको पहचान पाया था कि मेरी वाइफ आई थी तो मैंने पहचाना उन्हें। और एक दिन आईसीयू में रहने के बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में भेजा गया। नॉर्मल वार्ड में जाते ही सरप्राइजिंग था कि जिस समय मैं पहुंचा तो वहाँ पे ठीक फिजियोथेरेपी की टीम आती है, वो मुझे उठा के एक्सरसाइज करने के लिए ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि अभी तो सर्जरी हो के आया, अब ये जाना ऑपरेशन थिएटर के बाद फिजियोथेरेपी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन वो लगातार मेरे साथ में आए, एक्सरसाइज करवाएं। उन्होंने बताया कि रिकवरी के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो आपका एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, और साथ ही आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है। और वो मैंने लगातार फिजियोथेरेपी किया। दूरबीन की सर्जरी के जो मेजर एडवांटेजेस ये होते हैं कि मरीज़ जो है, जैसा कि मिस्टर तहसीन ने बताया, दूसरे दिन ही फिजियोथेरेपी और एग्रेसिव फिजियोथेरेपी के लायक हो जाता है। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी रूम है जहाँ पे हमारे पास वेट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रेडमिल है, जहाँ पे हमारे पास साइकिल है, और हम अपने मरीज़ को एक प्रोटोकॉल के तहत एग्रेसिव फिजियोथेरेपी शेड्यूल पे डालते हैं, जिसमें मरीज़ को हर घंटे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज
और फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाती है। इससे क्या होता है कि मरीज का लंग जो है अपनी पूरी तरह से एक्सपैंड होने में सक्षम हो जाता है और आगे चल करके लंग कोलैप्स की प्रॉब्लम ना हो, इसमें बड़ी मदद मिलती है। तो फिजियोथेरेपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी इन दीज पेशेंट्स। एंड वैट्स की सर्जरी जो है वो फिजियोथेरेपी कराने में हमें और आसान कर देती है, बिकॉज इसमें पेन कम होता है और इसमें जो है रिकवरी मच फास्टर होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। सर्जरी के 7-8 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया और मैं डिस्चार्ज होने के बाद नॉर्मल अपने ऑफिस गया, नॉर्मल लाइफ में अपना इन्वॉल्व हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे मेदांता में आने के बाद, यहाँ पे डॉक्टरों की टीम के साथ मिलने के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि सेटिस्फेक्शन हुआ कि एक अच्छे जगह पे आया, अच्छे जगह पे चेकअप करवाया और आज सेटिस्फाई हो कि मैं अपने घर के तरफ मूव कर रहा हूँ कि होपफुली सब कुछ सही हो, इंशाल्लाह आगे कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो। डॉक्टर बिलाल और उनकी टीम का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बीमारी से निकालने में उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल एंड टीम।